ये ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 होगा और हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कर रहे हैं हम यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर हम सोलर सिस्टम कर रहे थे। सोलर सिस्टम के अंदर आज हम देखेंगे सन के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है, प्री का सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, केवल ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट की, और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा ठीक ठाक पता होना चाहिए। तो हमारा जो टारगेट है यूपीपीसीएस 2024 है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, यूपीपीसीएस ना, एक सेकंड, यूपीपीसीएस ने ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए, मतलब यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये 1 जनवरी को हुआ था, तो आप 1 जनवरी 2024 को, और इसकी लास्ट डेट 29 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। ये तो डेट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। एग्जाम प्री की एग्जाम डेट भी आयोग ने घोषित कर दी है, मतलब एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च 2024 को आपका एग्जाम होगा प्री का। मेंस कब है? देखिए, मेंस आपका 7/7/2024 को होगा। तो आप समझ गए कि ज्यादा टाइम नहीं है। तो प्री के लिए आपके पास 2 मंथ है गिने चुने। तो जैसा आयोग ने जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया है, वैसे ही एग्जाम भी जल्दी होगा। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये डायग्राम दिखाया था। ये जो है सन है, और ये सन का परिवार है। सन के परिवार में कुछ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और कुछ ग्रेट प्लैनेट्स हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आज हम सन के बारे में देखेंगे, बस मुझे ये एक बार डायग्राम आपको दिखाना था। अब सन की अगर हम एज की बात करें तो सन 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और सन का जो साइज है, अगर अर्थ से कंपैरिजन की जाए, तो अर्थ का 109.2 टाइम्स कर दो, मतलब जितना भी अर्थ का साइज है उसका 109.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज द साइज ऑफ द सन। सन का साइज आ जाएगा। सन जो हम सन है, या जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसके पास का जो स्टार है वो सन है। सन का जो नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, मतलब अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक ये बात रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर मैं सन के स्ट्रक्चर की बात करूं, मैं आपको जरा सन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा। तो ये जो सन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है, ये कोर है सन की। ठीक है, ये 3D डायग्राम है, ये सन की कोर है। और ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये सन का फोटोस्फीयर है। तो सन के फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो सन का कोर है, सन की कोर का जो टेम्परेचर है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप समझ गए, मिलियन डिग्री सेल्सियस है, या आप 1,50,00,000 भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इतना सन का डिग्री का सन का जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सन के कोर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो मैटर है वो गैसियस फॉर्म में मिलती है या फिर प्लाज्मा फॉर्म में मिलती है। अब देखिए, आपने प्लाज्मा फॉर्म क्या होती है? प्लाज्मा फॉर्म आपने अभी 3 स्टेट के बारे में पढ़ा होगा। एक तो सॉलिड पढ़ा है, और लिक्विड पढ़ा है, और गैस पढ़ा है। लेकिन एक और स्टेट होती है, दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो गैसेस होती हैं, गैसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो मतलब आयनाइज आप एक टाइप से बोल सकते हो। इतना टेम्परेचर होने की वजह से सन के अंदर, देखिए सन की जो कोर होती है, सन की कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। सन की जो कोर है वहां पर फ्यूजन चल रहा है। फ्यूजन के अंदर होता क्या है? फ्यूजन 2 टाइप के रिएक्टर होते हैं, एक तो न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, केबीसी में भी पूछा गया था कि सन के अंदर जो रिएक्टर, वो सन के अंदर जो एनर्जी कन्वर्ट होती है, वो उसके अंदर कौन सा वो होता है, प्रोसेस होता है, तो दैट इज द फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर होता क्या है, क्योंकि सन का जो मोस्टली पार्ट है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, और ये जो फ्यूजन है हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। तो सन का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर और इतनी एनर्जी निकलती है। सन के सरफेस उसकी जो सरफेस होती है उसके टेम्परेचर की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे मैंने बताया आपको। और सन का जो मोस्टली पार्ट है वो हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें भी हाइड्रोजन ज्यादा, सबसे ज्यादा है, कम से कम 70% तो हाइड्रोजन ही है। हीलियम तो बहुत कम है, 75% बोलो आप, 70% नहीं, 75% जो है हाइड्रोजन भरा हुआ है।
जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन की जो कोर होती है, सॉरी, जो सन की कोर होती है, उसकी कोर के अंदर फ्यूजन चला, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रखा है। हम जब भी सन को देखते हैं तो सन का जो पार्ट हमको दिखाई देता है वो सन का फोटोस्फीयर होता है, तो सन का ही फोटोस्फीयर हम देख पाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर और एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो सन की, जैसे सन हो गया, सन की जो कोर होती है, देखिए ये सन की कोर है, सन की कोर से यहाँ एनर्जी चलेगी, ठीक है, ऐसा एनर्जी चलती है। तो ये किस मेथड से चलती है, तो ये रेडिएटिव मेथड, मतलब रेडिएशन, जो एक उसके अंदर रेडिएशन के थ्रू चलती है, कन्वेक्शन के थ्रू नहीं चलती है। रेडिएशन एक मेथड होता है, तो उसके थ्रू ये हीट ट्रांसफर होती है। तो रेडिएशन मेथड के थ्रू ये हीट जो है सन की कोर से बाहर निकलती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें मैंने जो लिखे, मतलब कभी ना कभी हो सकता है आने वाले टाइम में पूछ ले, या आने वाले में पूछेगा जरूर, इसमें तो कुछ क्वेश्चन आए गए हैं, मतलब आए हुए हैं एग्जाम। अब बात करें जो सन का जो सोलर सिस्टम है, पूरा सोलर सिस्टम के अंदर सन 99.8% इतना मास ऑक्यूपाई करता है, मतलब जितना भी सोलर सिस्टम का मास है उसका 99.8% तो सन का ही है। इतना बड़ा सन है, आप लगाओ। और सन जो है मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनकर बना हुआ है। सन भी रोटेट करता है, देखिए सन रोटेट करता है और ऑर्बिट करता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, ये गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा। मिल्की वे गैलेक्सी, हाँ मिल्की वे गैलेक्सी। अब सन जो है, सन इस मतलब ये इस गैलेक्सी की जो आर्म्स होती हैं उस आर्म्स में एक आर्म्स में है। तो सन इस गैलेक्सी की आर्म्स में होता है और सन ऐसे घूमता है, ऐसा ऐसे घूमता है, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी का, मतलब गैलेक्सी की आर्म्स का। गैलेक्सी तो बहुत बड़ी है और सन अपने ऑर्बिट पर भी घूम रहा है। तो सन अपने ऑर्बिट पर कैसे घूम रहा है, ऐसा, मतलब अपने ऑर्बिट पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी सन होता है, मतलब सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, सन बहुत सारी चीजें एमिट करता है। सन करता है फोटोन, रेडिएशन एमिट करता है। तो मैं आपको कुछ स्पेक्ट्रम दिखाना चाहता हूँ कि सन जो है बहुत सारी रेडिएशन वो करता है। सन इंफ्रारेड करता है, विजिबल लाइट एमिट करता है, और अल्ट्रावायलेट। ये जो अल्ट्रावायलेट रे होती है, इसकी जो हार्मफुल रेडिएशन होती है वो मोस्टली हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और उसके अंदर जो ओजोन लेयर है वो उसको फिल्टर कर देती है। तो हमारी अर्थ पर जो कम हार्मफुल वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही आ पाती है, जिसकी वजह से सन वन हो जाता है, स्किन जल जाती है और कैंसर हो जाता है। ये जो विजिबल लाइट होती है ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रे के बीच में होती है। अब देख रहे हो ये जो रेड, ये है रेड, और ये है हमारे पास वॉयलेट। तो वॉयलेट की जो ये रेड होता है, जो रेड होता है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इसकी जो, वैसे मैं इसको अलग अलग से कवर कराऊंगा। जैसे सन बहुत सारी मैंने बताया था कि गामा रे, एक्स रे ये करता है, तो ये तो ऊपर ही स्काई के अंदर ही, स्पेस के अंदर ही फिल्टर हो जाती है, नहीं आ पाती, वरना एक्स रे तो बहुत और काफी हार्मफुल रेडिएशन होती है ये। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास जो सन होता है, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि ये मैंने आपको विजिबल लाइट दिखाई थी कि इधर इंफ्रारेड होती है और अल्ट्रावायलेट होती है और इनके बीच में होता है विजिबल लाइट। ये मैं स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से बताऊंगा जब मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल से कवर कराऊंगा। सन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैं आपको जरा यहाँ सन का स्ट्रक्चर आप जरा एक बार समझ लो। देखिए ये जो था ये सन का कोर है, और सन की कोर के अंदर क्या चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है। टेम्परेचर मैंने आपको बताया 1,50,00,000 टेम्परेचर या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका। उसके बाद दूसरा वाला जो जोन आता है, ये वाला जोन, इसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन इसमें बोलते हैं क्योंकि एनर्जी कोर से बाहर की ओर निकलती है, तो इसको रेडिएटिव जोन। दूसरा आता है कन्वेक्टिव जोन। ये जो जोन है दैट इज द कन्वेक्टिव, सॉरी, ये वाला जो जोन है ये कन्वेक्टिव जोन है, ठीक है। और ये वाला जो जोन है ये कन्वेक्टिव, ये वाला जो जोन है ये वाला, सॉरी, ये वाला दैट इज द फोटोस्फीयर। जो हम देखते हैं सन की सरफेस को, वो फोटोस्फीयर ही दिखाई देती है। और फिर सन का ये जो है, आप ये जो देख रहे हो ये वाला, ये सन का क्या है, ये सन का एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर को क्रोमोस्फेयर बोला जाता है सन के। और ये जो फेंट लाइट देख रहे हो आप, ये जो फेंट लाइट है दैट इज द कोरोना। और ये सारी चीजें जानने की जो, मतलब और कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, जानने की जरूरत नहीं है। ये इस देखिए ये ऐसे फ्लेयर निकलती है, उससे बहुत मोटे मोटे मतलब बहुत बड़े बड़े एक टाइप के बबल्स निकलते हैं सन से, तो वो हमारी अर्थ पर आते हैं, पूरे हमारे सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं। वो कभी कभी बहुत हार्मफुल होते हैं। तो सन के जो सन की जो कोर है
सॉरी, सन जो है लेयर में बना हुआ है, ऐसे लेयर पे लेयर, तो हाइड्रोजन की लेयर, हीलियम, तो हाइड्रोजन की लेयर बनी हुई है और ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो सन की कुल सिक्स सिक्स लेयर है। एक तो कोर है, रेडिएटिव जोन है, मैंने आपको बताया कन्वेक्टिव जोन है, और एक फोटोस्फीयर है, वो क्रोमोस्फीयर है, एंड द कोरोना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी इस सब के बारे में, मतलब थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। जो कोर है, कोर बताया था मैंने, कोर के अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, और कोर के अंदर ही हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और कोर से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलती है? रेडिएशन, मोस्टली रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलती है। दूसरा जोन आता है कन्वेक्टिव जोन, इसको आप नेग्लेक्ट कर, ट्रांजिशन जोन को आप नेग्लेक्ट कर दो, कोई ऐसा नहीं है। दूसरा जोन आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन का जो काम होता है कि इतना मतलब ये इतना वो नहीं होता है कन्वेक्टिव जोन की, जैसे मैं बता देता हूँ आपको कन्वेक्टिव जोन कौन सा होता है। ये कन्वेक्टिव जोन है, ये वाला जो, ये वाला कन्वेक्टिव जोन, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, आप देख सकते हो। ये ये जो है ना, ये देखो, ये वाला क्या है? कोर है। कोर का टेम्परेचर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या? रेडिएटिव जोन है, और गामा रे, एक्स रे, फोटोन यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और मतलब यहाँ से पास होते हैं, प्रोड्यूस तो केवल कोर के अंदर ही होते हैं। अब ये जो होता है, ये वाला कन्वेक्टिव जोन, यहाँ पर कन्वेक्टिव जोन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सेल होती हैं। जैसा ये सेल है ना पूरा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, तो फ्लेयर इसको चीरती हुई बाहर निकलती है। आप देख रहे हो, ये जो फ्लेयर है, ये कहाँ गया? ये इस टाइप से, ये चीरती हुई इसको बाहर निकलती है, ये ऐसा। तो ये चारों तरफ कुछ तो इधर चली जाएगी पोल पर, कुछ बाहर चली जाती है। और दूसरा जो ये, आप ये जो सरफेस देख रहे हो, ये थे फोटोस्फीयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये वाला, ये क्रोमोस्फेयर का, जो सन है, सन का क्रोमोस्फेयर होता है, उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है सन का। और फिर आता है कोरोना, और यहीं पर होते हैं हमारे, देखिए, जैसे एक सेल ये, एक सेल ये, दो सेलों के बीच में होता है हमारे पास सन स्पॉट। सन स्पॉट होते क्या कि ये काले काले धब्बे होते हैं। मैं जरा आपको दिखा देता हूँ, शायद अगर मेरे पास कोई डायग्राम होता। हाँ, ये रहा। देखिए आप, ये देखिए, यहाँ पर ये बाहर निकल रहा है, देखिए अंदर से देखें आप, पूरा एकदम लावा बाहर निकला, और डार्क डार्क ये जो है, इसी को सन स्पॉट बोला जाता है। तो ये जो मास इजेकुलेशन होता है, इसमें से बहुत सारी सोलर फ्लेयर बाहर निकलती है, बबल्स निकलते हैं गैस के, उसमें एनर्जी होती है बहुत सारी। तो हाँ, मैंने आपको बताया। अब जो मैंने ये बताया कन्वेक्टिव जोन ज्यादा गर्म नहीं होता है। ये जो कन्वेक्टिव जोन था, ये वाला तीसरे नंबर का, ये ज्यादा मतलब गर्म नहीं होता है। तो इसमें जो एनर्जी बाहर निकलती है, वो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू निकलती है। एक ये भी याद रख लेना। वैसे इतना डीप में तो नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको बहुत फाड़ू पेपर बनाना होता है, तो फिर वो सिट्टी बिट्टी सबकी गोल कर देते हैं। अब बात करते हैं सोलर, हाँ, सोलर फ्लेयर की। इसमें सन स्पॉट बहुत जरूरी है। सन स्पॉट, देखिए सन स्पॉट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ज्यादा जो मैं बता रहा हूँ सन के बारे में, है तो बहुत कुछ, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए, जैसे सन है, तो सन में 11 साल तक तो वहां पर ब्लैक ब्लैक धब्बे दिखाई देते हैं, बहुत सारे, 11 सालों तक। उसके बाद में 11 साल के बाद ये धब्बे, ये जो इनको सन स्पॉट बोला जाता है, ये बहुत ही कम होते हैं। तो सन, जो सन स्पॉट साइकिल है, वो हमेशा 11 साल के बाद रिपीट होती है। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर उसको फंसाना है आपको, तो यहाँ जरूर पूछेगा। अभी जो, जैसे कि सन स्पॉट साइकिल किसको बोलते हैं? जैसे एक बार तो बहुत सारे सन स्पॉट आ गए, 11 साल तक वो रहेंगे, फिर उसके बाद में वो 11 साल तक रहने के बाद खत्म हो जाएंगे, कहीं कहीं दिखाई देंगे। तो एक बार बहुत सारे सन स्पॉट, एक बार बहुत ही कम, तो इसी को बोला जाता है सन स्पॉट साइकिल। अभी तक कितनी कंप्लीट हो चुकी है? देखिए, अभी इंसान ने जब तक हो, तो ये जब से सन बना है तब से हो रहा है, लेकिन जब से इंसान को पता लगा है, तो इंसान ने मेजर करना शुरू किया है। अभी तक 23 कंप्लीट हो चुकी है, और 24th चल रही है। तो आपको एक तो ये जरूर रखना है कि जो सन स्पॉट साइकिल है, वो कितने टाइम के बाद रिपीट होती है? तो 11 साल के बाद रिपीट होती है, समझ गए आप? जैसे मान लो बहुत सारे धब्बे धब्बे आ गए इस पर, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट आ गए, और फिर उसके बाद 11 साल तक रहेंगे, फिर ये खत्म हो जाएंगे। पता पता नहीं क्यों आते, क्यों चले जाते हैं, ये अभी साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद में बहुत ही कम होंगे। तो फिर जैसे 11 साल खत्म हो जाएंगे इनके, जिन पर बहुत ही कम ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, तो फिर से ये रिपीट होएगा, फिर से आ जाएगा, ये बहुत सारे सन स्पॉट आ जाएंगे 11 साल के बाद। तो 11 साल के बाद ये जो है सन स्पॉट साइकिल रिपीट होती है। तो ये आपको पॉइंट याद करने की जरूरत है। फोटोस्फीयर, जैसे मैंने बताया, आप जब भी आप सन को देखते हो अर्थ से, तो उसका जो फेस आपको दिखाई देता है, वो विजिबल फेस होता है। जो फेस दिखाई देता है, वो फोटोस्फीयर ही होता है। और इसका टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस के अबाउट, कहीं कहीं 5, 5.5 दे रखा है। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख लेना कि भाई क्या है, उस हिसाब से। अब बात करते हैं भाई, इसमें एस्ट्रोनॉमी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे कहीं कहीं कराता रहूंगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? जैसे कि हमको पता है कि हमारा सन है, और ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ और सन के बीच में 150 मिलियन
किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो लाइट जब यहाँ से चलेगी और यहाँ पहुंचेगी तो ये 8 मिनट लेती है, ठीक है, 8 मिनट वैसे 19 सेकंड ये पूरा टाइम है। तो अर्थ को सन से सॉरी जो लाइट होती है, लाइट को सन से अर्थ पर आने पर 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, और ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पूछा गया क्वेश्चन। तो ये ऐसा भी एग्जैक्टली 150 मिलियन नहीं है, थोड़ी कम है, 149 कुछ है, तो आप 150 ये इसमें एग्जाम में बिल्कुल वो दिया हुआ पेपर जब डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि एपीहीलियन और पेरीहीलियन की पोजीशन क्या होती है। देखिए दो पोजीशन होती है। एक पोजीशन में क्या होता है, ये 3 जनवरी को देखिए किसी किसी बुक में 4 जनवरी भी देखा, 3 जनवरी को हर बार हर साल अर्थ और सन बहुत पास में आ जाते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है 90.5 मिलियन माइल्स होती है, माइल्स में दे रखा है। तो आपको बस ये डेट याद रखनी है कि ये भाई ये पेरीहीलियन की जो पोजीशन है ये कौन सी डेट को आती है, 3 जनवरी है, कुछ कुछ बुक में 4 जनवरी, वैसे 3 जनवरी ही है। अब एपीहीलियन की पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, एपीहीलियन की पोजीशन उस पोजीशन को बोला जाता है जिसमें सन और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 94.5 मिलियन माइल्स होती है। और ये कौन सी डेट को होता है, ये 4 जुलाई को होता है। तो आपको एपीहीलियन और पेरीहीलियन की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सी डेट को ये पोजीशन होती है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये क्या है, ये जो पार्ट डार्क डार्क देख रहे हो ये पूरा मून है, ये समझ गया आप? ये न्यू मून का टाइम है। और ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये रेड इसी को क्रोमोस्फियर, मतलब ये जो है क्रोमोस्फियर है सन का एटमॉस्फेयर। और ये व्हाइट व्हाइट जो धब्बे से देख रहे हो, ये व्हाइट व्हाइट जो इसके बाल से निकले हुए हैं, इसी को बोला जाता है कोरोना। तो कोरोना जब भी न्यू मून होता है तो न्यू मून पर आपको कोरोना दिखाई देता है, ठीक है, ये जो कोरोना है ये दिखाई देता है। तो अब मैं थोड़ा सा जो सोलर फ्लेयर है, ये इनसे जो सोलर फ्लेयर करती हैं और वो अर्थ पर आती हैं, हालांकि मैं इसको अरोरा बोरेलिस अरोरा के बारे में बताऊंगा तो वहां पर अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए ऐसा इफेक्ट डालती है, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है और वो कैसे न्यूट्रल कर देती हैं जो अर्थ से आई हुई जो एक टाइप की वेव्स होती है या एनर्जी होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो आयोग है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, लास्ट ईयर मतलब पिछले सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सोलर एनर्जी इज ड्यू टू कैसे, देखिए सोलर एनर्जी है किसके कारण प्रोड्यूस होती है, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ऑक्सीडेशन या आयोनाइजेशन। तो सही आंसर इसका होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियर फ्यूजन, सोलर एनर्जी जो सन से जो एनर्जी निकलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू निकलती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। दूसरा, सोलर इक्लिप्स कब होता है। देखिए सोलर मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर एक क्वेश्चन, जैसा अभी तो आएगा ये मैं बताऊंगा आपको। ये सन है और ये आ गया मून और ये आ गई अर्थ। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो उसी टाइम होता है हमारे पास सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स तभी होता है, और ये कब होता है, इसे तो न्यू मून बोला जाता है, न्यू मून। तो न्यू मून को ही, हर न्यू मून को सोलर इक्लिप्स होता है। तो पहला जो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एवरी सोलर इक्लिप्स अकर ऑन, देखिए मैंने यहाँ पर फिर से आ गया है। तो ये कब होता है, इसको न्यू मून को अमावस्या भी बोला जाता है, अमावस्या हिंदी में अमावस्या बोला जाता है और इंग्लिश में न्यू मून बोला जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन, कौन सी डेट को अर्थ सन के पास होता है। तो मैंने आपको बताया 3 जनवरी को, 3 जनवरी को अर्थ, तीसरी जनवरी को, 3 जनवरी को ये जो अर्थ और सन काफी पास में होते हैं, और 4 जुलाई को तो सबसे दूर होते हैं। 4 जुलाई को इसको एपीलियन की पोजीशन बोला जाता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जिसको मैंने बताया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था। तो ये है आंसर इसका 149.6 मिलियन किलोमीटर, और आप 150 मिलियन किलोमीटर भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये एक बताने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डेसिमल में आ रहा है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू 150 मिलियन के आसपास की। तो आयोग ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं पिछले सालों में, और पता नहीं क्या पूछ रहे, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे बताए हैं। और सन आजकल बहुत सुर्खियों में रहता है, तो हो सकता है कि आपसे आयोग इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो मैंने सन स्पोर्ट मेन बातें आपको सारी बता दी हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ चीज बाहर आने वाली है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा जब भी एमसीक्यू की सीरीज चलाऊंगा तो आपको ये सारी अच्छे से करा दूंगा, और जो भी कुछ बचे कुछ क्वेश्चन है। तो हम आज का लेक्चर अपना यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।